गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो है लेक्चरर मेंस की सीरीज में जो इकोनॉमिक्स की हम तैयारी कर रहे थे, हमने ये देखा कि आखिरकार स्कार्सिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे इकोनॉमिक्स में, और लॉ ये जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है। आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिरकार हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कुछ बच्चों की जो है डिमांड ये थी कि आप हिंदी में भी पढ़ाएं हमें, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन टर्म्स को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकूं, और उसके बाद जितनी भी आसानी से हो सकता है आपको समझाना तो मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही करती हूँ, एंड आप इस चीज से समझ जाएंगे कि मैंने जब हिंदी शब्द यूज किया तो उससे आपको ये सारी चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आखिर ये है क्या। तो जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, हिंदी में इसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है कहा जाता है। और जब भी सेंट्रल प्रॉब्लम की बात होती है, हमने ये देखा है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब भी कोई प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में हमारे पास वस्तुएं जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कार्स हैं, इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं अनगिनत तरीके से हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों को हम लोग पहले से समझ के चलते हैं। इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं आखिरकार ये कहता क्या है, राइट। तो इन इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। दूसरे साधनों के साथ लोग अपनी जो लिविंग है, अपने जो आय व्यय, ये सारी चीजें देखते हैं, वहां पे कमाते हैं, और कुछ तो होगा जिसके थ्रू उन लोगों ने अपनी अर्निंग जो है वो मेंटेन करी है। इसी सीरीज में हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भी इकोनॉमी की बात होती है वहां पर काफी तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। कुछ लोग वहां पे रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ इकोनॉमीज जो है वो डेवलप्ड हैं, कुछ इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड हैं। एंड इन्हीं इकोनॉमीज के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, जिन्होंने भी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वस्तु को बनाने का निर्णय किया है, वो लोग इस समस्याओं को से जूझते हैं। दे फेस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जिन्हें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहा है, राइट। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स हैं जो एक प्रोड्यूसर जो है वो फेस करता है। एक विक्रेता, एक प्रोड्यूसर जो भी कोई सामान बना रहा है, उसने क्या क्या ऐसी चीजें अपने सामने देखी, जो समस्याएं उसने अपने सामने देखी, और उसका किस तरीके से निवारण किया। सबसे पहला प्रॉब्लम जब हम लेते हैं तो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। आखिर हम क्या बनाएं, प्रोड्यूस क्या किया जाए इस इकोनॉमी के अंदर। आप मान के चलें कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपको एक दुकान खोलनी है या आप कुछ बनाना चाहते हैं। अब आपके पास एक समस्या आके खड़ी हो जाएगी कि आखिरकार हम बनाएं क्या। या तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो क्या मैं लैपटॉप बनाऊं या एक डेस्कटॉप बनाऊं। मैं कोई कपड़े की मिल खोलूं या जूते की फैक्ट्री खोलूं। समझ रहे हैं, ये चीज हमारी कहाँ आ जाती है, व्हाट टू प्रोड्यूस में। दूसरी जो समस्या है, दूसरी जो प्रॉब्लम है, ये आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि आखिरकार जो भी हम बनाना चाहते हैं उसे हम कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे बनाएं। या तो हम अपनी फैक्ट्री के अंदर, मैंने एग्जाम्पल लिया कि हम कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप के इन दोनों में जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे लगा कि लैपटॉप बनाना ज्यादा में फायदेमंद रहने वाला है।
तो मैंने डिसाइड किया एज अ प्रोड्यूसर कि मैं लैपटॉप बनाना स्टार्ट करूंगी। लेकिन दूसरी समस्या आके खड़ी हो गई कि आखिरकार मुझे किस तरीके से ये चीज बनानी चाहिए। क्या मैं वहां पे लैपटॉप बनाने के लिए काफी ज्यादा मशीन्स लेके आऊं, या फिर मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं जो मैनुअल लेबर के थ्रू अपने खुद से काम करके मजदूरी के द्वारा मेरे काम को अंजाम तक लेके आएंगे। समझ रहे हैं? तो बेसिकली जब मैंने लैपटॉप बनाना सोचा तो अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मैनुअल लेबर को एम्प्लॉयमेंट दूं, या फिर मैं पैसे लगा करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदूं, कुछ ऐसे मशीन्स खरीदूं जिसके द्वारा मेरा प्रोडक्शन आसान हो जाए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, ऐसी मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास उतनी पूंजी होनी चाहिए, एंड उस पूंजी को लगा करके हम वो मशीन खरीदेंगे जो आगे जाकर के 10-15 साल तक हमें काफी आसान तरीके से हमारे प्रोडक्शन पर्पस में मदद कर सकता है। It can help us in producing the laptop for next 10-15 years। दूसरी जगह मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं पूंजी के तौर पे मैं मशीनरी खरीदने में लगा सकूं। मशीन खरीदना इतना आसान नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आनी है जहां पे आपके सारा काम ऑटोमेटिक वे में हो सके, तो इट रिक्वायर्स यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। उसी दूसरे क्रम में मैं सोचूं कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ मशीन खरीद लेती हूँ और कुछ मैनुअल लेबर को मैं हायर कर लेती हूँ। तो इस चीज में मुझे सोचना पड़ा। मैंने इन दोनों के बीच एक ऐसी क्रम में, इस ऐसे क्रम में सोचा कि आखिरकार मुझे इन दोनों में से किस चीज को चूज करना चाहिए, किस चीज को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। That is the problem of how to produce। तीसरा प्रॉब्लम, अब मैंने ये दो प्रॉब्लम्स तो ठीक है, मैंने देख लिया कि मैं इन दोनों के तो आंसर्स मेरे पास हैं, राइट। मैंने ये देख लिया कि मैं लैपटॉप बनाऊंगी एंड डेस्कटॉप बनाना मैं नहीं प्रेफर करूंगी। दूसरे ही हाथ पे मैंने ये देखा कि मैं हाउ टू प्रोड्यूस के क्वेश्चन में मैं मशीनरी एंड लेबर इन दोनों को 50-50% में बांट दूंगी। 50% मैं मशीनरी में लगाऊंगी और 50% मैं लेबर जो है वो लगाऊंगी। तीसरी प्रॉब्लम फिर आके खड़ी हो गई कि आखिरकार हम प्रोड्यूस करें तो किसके लिए करें, राइट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या मैं एक स्टूडेंट के लिए ये लैपटॉप बनाऊं या फिर एक प्रोफेशनल के लिए लैपटॉप बनाऊं? आपने देखा होगा काफी सारे लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जहां पे स्टूडेंट उसे यूज कर सकता है। उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए कारगर होते हैं। वहीं दूसरी जगह कुछ ऐसे लैपटॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जहां पे आप ये देखते हो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर या किसी टीचर या फिर किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयर के लिए वो कारगर है। उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एंड डिफरेंट तरीके से हम लोग उसके अंदर एनालिसिस का काम कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस आ गया है। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मैं एक स्टूडेंट के लिए बनाऊं या एक प्रोफेशनल के लिए ये लैपटॉप बनाऊं। तो जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा तो मैंने ये सोचा कि मुझे एक स्टूडेंट के लिए लैपटॉप बनाना है। इस तरीके से मैंने इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढ लिया। तो जब भी हमने ये समझा अभी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो आके खड़ी हो गई थी, उसे हमने किस तरीके से हमने कारगर किया, किस तरीके से उसे हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमने ये चीज समझ ली है। इसके बाद हम इस चीज पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड को हम मांग के नियम हिंदी में कहते हैं। जब भी आप हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है मांग के नियम।
लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, डिमांड मतलब हमारी तरफ से किसी वस्तु की डिमांड हो रही है, मांग हो रही है। तो जब भी हम इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो मार्शल जो है, तो हमारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये एक मतलब इसके ऊपर अपनी व्याख्या दी है, डेफिनेशन दिया है, वो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वो कम होता है तो उसकी जो डिमांड है फॉर द क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट प्रोडक्ट, it goes up when the price of that product goes down। एंड उसी जगह पे जब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये चीज देखते हैं कि डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इट गोज डाउन। यही है हमारा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने ये देखा कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जहां पे हम ये देखते हैं कि एट अ हायर प्राइस, ज्यादा जब हमें प्राइस देना होता है, ज्यादा जब हमें उसकी कीमत देनी होती है, तो कंज्यूमर ये चाहता है कि हम जो है कम से कम क्वांटिटी डिमांड करें। छोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाते हैं एंड आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके पास 100 रुपए किलो एप्पल आप खरीद सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास ये ऑप्शन है कि 80 रुपए किलो वाले ऑरेंजेस को आप चूज करें। आप मार्केट में गए, आपने पूछा कि आखिरकार एप्पल का, सेब का क्या दाम है? उन्होंने बोला 100 रुपए किलो। आपने कहा थोड़ा कम करिए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि सर मैडम, मेरा जो है इसमें कुछ बच ही नहीं रहा। फिर आपने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आखिरकार ऑरेंजेस जो संतरे हैं वो कितने के हैं? उन्होंने बोला कि ये तो 80 रुपए किलो है। क्योंकि मुझे ये कम दाम में मिल रहा है, मेरी डिमांड इसके लिए बढ़ेगी। मैं ऑरेंज लेना प्रेफर करूंगी एज कंपेयर टू एप्पल, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे इन दोनों की कीमत को देखा तो मुझे ये समझ आया कि कम कीमत में मुझे ये चीज ज्यादा मिल रही है, तो मैं ये लेना ज्यादा प्रेफर करूंगी। बस यही था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अगला अगर हम देखें तो कुछ जो है लॉ ऑफ डिमांड में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि हम जब भी बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को जो है वो क्या करता है, इंपैक्ट करता है। सबसे पहला, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मान लेते हैं मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी वस्तु खरीदने में गई, वहां पे क्या उसकी प्राइस है वो मेरे डिमांड के ऊपर इंपैक्ट करेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने अभी देखा, अभी डिस्कस किया था, एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल की डिमांड कम थी और ऑरेंज की डिमांड जो है वो मेरी तरफ से ज्यादा हुई, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा था और ऑरेंज का प्राइस कम था। तो यहां से हमें समझ आता है कि किस तरीके से किसी भी वस्तु की कीमत उसके डिमांड को डिफाइन करती है। दूसरा, अगर हम देखें कि किसी भी कंज्यूमर, किसी भी उपभोक्ता की जो आय, इनकम लेवल है वो कैसी है, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी वस्तु के डिमांड के ऊपर। जब हम आय की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अभी हर महीने 10,000 रुपए कमाती हूं। मेरी डिमांड अब उन वस्तुओं के लिए ज्यादा होगी जो 10,000 रुपए में मिल जाते हैं। एक महीने बाद मुझे मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई। हम वाई से जो है इनकम को डिनोट करते हैं, तो इनकम मेरी एक महीने बाद 10,000 से 20,000 हो गई है। अब मेरी जो डिमांड है वो बढ़ेगी उन गुड्स के लिए जो एक नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आते हैं। लेट अस डिस्कस कि आखिरकार ये नॉर्मल गुड और ये हमारा नॉर्मल एंड ये जो गिवन गुड्स होते हैं वो क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है। नॉर्मल गुड की जब भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा
जो हम घर में गेहूं चावल ये यूज करते हैं, इनको हम कंज्यूम करते हैं, दीज आर कंसीडर्ड टू बी अ नॉर्मल गुड। एंड यहाँ पे होता ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, डिमांड फॉर दीज काइंड ऑफ गुड्स इट इंक्रीजेस। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो कम होती है। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है आय और डिमांड में, राइट? तो जब भी हमने देखा एग्जाम्पल, मैं अगर गेहूं खरीदना चाहती हूं, अगर मेरी इनकम ज्यादा है, अगर मेरी इनकम 5,000 से 10,000 हो गई, तो मेरी डिमांड व्हीट के लिए बढ़ जाएगी। वहीं अगर 10,000 से 5,000 पे मेरी इनकम आ गई, मेरी आय आ गई, कम हो गई है, तो उस केस में होगा क्या कि मेरा जो डिमांड है, मेरी जो मांग है फॉर दीज काइंड ऑफ नॉर्मल गुड्स, द व्हीट, राइस, वो कम हो जाएगी। सिंपल सा था, घर पे आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, राइट? तो जब भी आप देखते हो कि आपकी इनकम बढ़ी है, तो आप बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, आप बेटर प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स की बात अगर हम करें तो वो ये वस्तुएं होती हैं जहां पे हमारे आय में वृद्धि के साथ इनकी डिमांड कम हो जाती है। एग्जाम्पल, आप मिलेट्स, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये जो हमारे पास बाजरा, रागी, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये ऐसे गुड्स कंसीडर किए जाते हैं जिन्हें गरीब लोग खाते हैं, ठीक है? तो जब आपका जो इनकम की लेवल है वो कम है, तो आप ये चाहोगे कि हम अभी नॉर्मल गुड्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम इंफीरियर गुड्स को खरीदना चाहेंगे। और जैसे जैसे मेरी जो कंडीशन है वो बेटर होगी, मैं नॉर्मल गुड्स की तरफ जाऊंगी। मक्का, ये सारी चीजें ऐसे गुड्स में आ जाती हैं जो इंफीरियर कंसीडर किया जाता है, जिन्हें आप कह सकते हो, इंफीरियर का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम वैल्यू वाली वस्तुएं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट करता है हमारे डिमांड पर। दूसरा, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। आप क्या प्रेफर करते हो, आप क्या चाहते हो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो हमारे डिमांड को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, मैं आज के जमाने में ये चाहती हूं कि मैं लेटेस्ट जितने भी कपड़े आए हैं मैं वो पहनूं। अभी फिलहाल ही क्या हुआ था कि एक मूवी आई थी, एंड उस मूवी के हिसाब से जो कपड़े वहां पे पहने गए थे, लोगों के अंदर डिमांड बढ़ गई थी कि मुझे उसी पैटर्न के जो कपड़े हैं वो खरीदने हैं। तो सडन एक राइज हुआ था उस तरीके के, उस पैटर्न के कपड़ों का। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट। आजकल लोग एशियन फूड जो है बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। एशियाई जो खाना होता है उसके लिए काफी ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज है। तो सडन जो है इस चीज की डिमांड जो है वो बढ़ गई है मार्केट के अंदर। अगला, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? जो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जब भी हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दूसरा की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो हमारे वो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के साथ जो है हम बदल कर यूज कर सकते हैं। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनअदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि हम मार्केट गए और हमें चाय और कॉफी के बीच में जो है सोचना पड़ रहा है कि हम क्या लें। मान लेते हैं कि अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट में कॉफी की जो प्राइस है वो बढ़ गई है। आप क्या करोगे? कॉफी की जगह चाय ले लोगे, क्योंकि आपका पर्पस जो है वो फुलफिल हो रहा है।
दूसरी जगह जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल की, तो आप बर्गर अगर खाना चाहते हैं तो यू कैन गो टू मैकडी एंड ऑल्सो दी बर्गर किंग का कोई भी चेन आप चूज कर लीजिए एंड यू कैन हैव दैट बर्गर. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जो एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु को आप चूज करके यूज कर सकते हो. सिंपल एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कोका कोला और पेप्सी. आप इसकी जगह कोका कोला की जगह पेप्सी भी पी सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एग्जाम्पल, अगर आप पेन यूज करते हो तो उसमें जो इंक है उसके बिना उस पेन का कोई यूज ही नहीं है. आप गाड़ी चलाते हो तो बिना पेट्रोल के वो गाड़ी चल ही नहीं सकती. तो these are some examples of complementary goods. Bread and butter, it is considered to be a complementary goods का example. ठीक है. So हम ये देखते हैं कि complementary goods में वो goods whose appeal increases with the popularity of its complement are called as complementary goods. Example मैंने लिया अभी कि अगर आप मोटर व्हीकल की बात करें, कार की बात करें, तो जितना जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, दोज आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर योर व्हीकल, राइट. अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आखिरकार? हमने ये तो बात कर ली कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड पर. तो जब भी हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड की, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि जब भी हमने एग्जाम्पल लिया था कॉफी एंड टी फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब जब भी कॉफी का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ता है तो हम शिफ्ट कर जाते हैं प्राइस टी पर, क्योंकि चाय का प्राइस कांस्टेंट है एंड एज कंपेयर टू कॉफी हमें चाय अभी सस्ते में मिल पा रहा है. इसीलिए हम ये देखेंगे कि जब भी एक इस प्रोडक्ट के प्राइस पे जब भी बढ़ोतरी होगी तो हमारा डिमांड जो है एक सब्स्टिट्यूट गुड इज टी राइट नाउ, तो इसके लिए हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम ये माने कि सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं एंड दो कंपनी के सॉल्ट जो है हमारे पास अवेलेबल हैं. एक कंपनी ए सॉल्ट बेच रही है और दूसरी कंपनी बी जो है वो सॉल्ट बेच रही है. एक सिचुएशन था जब सॉल्ट कंपनी ए का सॉल्ट 10 रुपए पैकेट में हमें मिल जाता था और वहीं बी का जो है प्राइस कहीं 12 रुपए था. अब होगा क्या कि इस कंपनी ने 10 रुपए से बढ़ा के इसे 15 रुपए कर दिया. अब इस केस में डिमांड जो प्राइस यहाँ पे बढ़ी है, इसकी वजह से इस कंपनी बी के सॉल्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस इससे कम है. ठीक है. दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो यहां पे हम ये देखेंगे कि जब भी हमारे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड फॉर कार्स वो हमारा डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा. आपने देखा होगा कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम गाड़ी खरीदते हैं, प्लान बनाते हैं कि इस महीने हम जो है गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन उसी समय में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो 100 से भी ज्यादा चल रहे होते हैं. डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा जो है आसमान के, मतलब कहते हैं ना कि आपका जो प्राइस है वो इतना ज्यादा जा चुका है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो. उस केस में हम अपने इस डिसीजन को क्या करते हैं, डिले कर देते हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, कुछ महीने बाद जब पेट्रोल का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा उस समय पे हम कार जो है वो खरीद लेंगे. और एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार जैसे हम ब्रेड एंड बटर को जो है हम एज एन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं, तो जब भी बटर का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, आप ये भी देखोगे कि हमारे यहाँ पे ब्रेड की जो डिमांड है वो कम हो चुकी है.
सिंपल सा एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आखिरकार ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप याद करने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने चाय और कॉफी को लिया था, जहां पे कॉफी के प्राइस के बढ़ने की वजह से, कॉफी की कीमत के बढ़ने की वजह से हमारी चाय की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या लिया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार और फ्यूल लिया था कि पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने की वजह से जो कार की डिमांड थी वो कम हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार सप्लाई क्या होती है और सप्लाई जो चेन है उसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। थैंक यू।